नमस्कार मित्रों, निशांस की टेस्ट सीरीज की सफलता को देखते हुए हमने एक और पेपर आपके बीच में लाने का प्रयास किया। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भले ही हम दावा न करें लेकिन वादा करते हैं आपसे सफलता का। इसी क्रम में हिंदी का पेपर, हिंदी कंपलसरी का पेपर, कई बार हिंदी और इंग्लिश की वजह से बच्चों की परसेंटेज डाउन चली जाती है। हम आपकी इसी सुविधा को देखते हुए, इसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने एक और पेपर आपके बीच रखा है। आशा है ये पेपर मेन एग्जाम के लिए आपकी बहुत अधिक मदद करेगा। फिर कई चीजें ऐसी भी है जो अगर एज इट इज नहीं भी मिलती है तब भी आपको कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न पत्र। ये निशांस क्लासेज का मेजर पेपर है हिंदी का, और आपके सामने ये खंड अ प्रस्तुत है। इस वाले पार्ट में, इस खंड में ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपके बीच में इसलिए लाए गए क्योंकि आपको फीलिंग आनी चाहिए कि ये पेपर है ना। और एक एक बात आपको ध्यान रखनी है शुरू करने से पहले, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, एक एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है बच्चों कि कभी भी पेपर को हड़बड़ाहट में नहीं देना है। आराम से सोचना है, समझना है और उसके बाद में उत्तर देना है। जल्दीबाजी में बहुत सारा लिख देना ज्यादा अच्छा नहीं होता, कम और अच्छा लिखना ज्यादा अच्छा होता है। जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। अनर्गल बातें लिख करके अपना समय बर्बाद करने में सबसे बुरी स्थितियां हो जाती है क्योंकि बाद में टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो बढ़ते हैं आगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन पेपर में भी आएंगे। आप लोग पहले से ही इन सब बातों को जानते हो, समझते हो। 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर आपका होने वाला है। ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप ढंग से पढ़ सको। अधिकतम अंक 80 होते हैं। विद्यार्थियों के लिए जो निर्देश है, सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर आपको लिखने हैं। उसके बाद बात करें, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। और फिर उनमें अगर आंतरिक विकल्प जो दिए गए वो अलग बात है, वरना तो सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, इधर उधर पेपर पर लिखने का प्रयास न करें। प्रवेश पत्र पर नहीं लिखें गलती से भी। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखें, यथासंभव एक साथ लिखें और एक साथ ही लिखने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जामिनर अगर उसको इधर उधर से अगर काउंट नहीं करता तो समस्या आपके लिए खड़ी हो जाती है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कई बार आपका सही उत्तर भी गलत मान लिया जाएगा। अगर क्रमांक गलत है, आपने लिख दिया 5वें का पहला जबकि उत्तर आप 5वें का दूसरा लिख रहे हो, तो इसमें एग्जामिनर की गलती नहीं है, क्योंकि वो 5वें का पहला समझ के चेक करेगा। 5वें के पहले का उत्तर वो नहीं होगा। आपने उत्तर भले ही सही लिखा था, वो 5वें का दूसरा था, पर आपने 5वें का पहला लगा दिया। तो कुल मिलाकर आपको एक एक इन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आराम से इंस्ट्रक्शंस को पढ़े। आपका जो न्यू पैटर्न है आपके सामने है। सबसे पहले आपको 12 प्रश्न मिलते हैं बहुचयनात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के इन प्रश्नों को आपको समझना है। किस तरह से हम देखते हैं इन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को, बात करते हैं। निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये बहुचयनात्मक प्रश्न है और इनके उत्तर भी आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में दिया हुआ है, पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया है। एक बात मित्रों आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पाठ से पहले जो पाठ परिचय दिया गया है, हर पाठ का पढ़ लो। 1 घंटे में आप पूरी किताब के परिचय पढ़ सकते हो। अखबार की तरह पढ़ लो, बहुत काम आएगा। किसी पाठ की अगर आपको थीम भी पता नहीं हो तब भी पूरा पता लग जाता है। और अगर आप अच्छा लिखना जानते हो तो बिना ज्यादा पढ़े भी आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। लिखने का तरीका, शैली और लिखने की जो विविधताएं होती है वो आपके पेपर को विशिष्ट बनाती है। तो यहाँ पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया है? बाल सुलभ इच्छाओं का चित्रण किया गया है क्या? प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है क्या?
युवा क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है या मन की खुशी का। अब देखो, वैसे तो प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, क्योंकि लिखा हुआ आया है कि पतंग के बहाने बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर चित्रण किया गया है, लेकिन कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। मन की खुशी को तो आप पहले एफर्ट में काट सकते हो, इसको कहते हैं रिजेक्ट मेथड। युवा क्रियाकलाप भी इसमें कहीं ना कहीं तो है, इसको भी काट सकते हो, लेकिन प्रकृति का चित्रण भी इस पार्ट में है। पर सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? बाल सुलभ इच्छाओं का, बाल सुलभ चेष्टाओं का, बच्चों की इच्छाएं कैसी होती है उनका चित्रण किया गया है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल निश्चय ही आपके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे की ओर। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बच्चन का गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है किस रचना से लिया गया है? याद रखना, उसमें हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं वो दो हैं आपके पाठ में। पहली आत्म परिचय और दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है नाम का एक गीत है। अब ये गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहां से लिया गया है? ये निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। निशा निमंत्रण। अब आप लोगों को मैं इन सब प्रश्नों को बहुत अच्छे से इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रश्न नहीं आए तो हो सकता है प्रश्न यहां से बन जाए, यहां से बन जाए। देखो, मधुशाला बच्चन की बहुत प्रसिद्ध रचना है, इस मधुशाला पर ही इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। मिलन यामिनी इसमें नहीं आएगा। मधुशाला पे इसलिए मैं विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि मधु से मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये तीन रचनाएं इनकी मधु नाम से है, तो याद रखना। लेकिन यहां पर ये सारी लाइन इसलिए मिटा दी गई है, आपको एक पर फोकस करना है। वो एक गीत लिया गया है निशा निमंत्रण से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निशा निमंत्रण नाम का एक काव्य संग्रह है, उससे ये गीत लिया गया है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसमें है हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार में छोटे पौधे किसका प्रतीक है? अब इसके साथ दो प्रश्न बन सकते हैं। आप फिर ये कहोगे सर ये वाला नहीं आया था, वो तो दूसरा आया था। मैं दूसरे पर भी आपका ध्यान ले जाऊंगा। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ये पंक्ति कौन से पाठ की है? ये निराला की। निराला ने एक पाठ लिखा है आपके इसी में, कौन सा? बादल राग। उस बादल राग की पंक्ति है। बादल राग में निराला ने किस किस का वर्णन किया है? एक तरफ शोषक वर्ग है तो एक तरफ शोषित वर्ग है, एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, एक तरफ दलित वर्ग है। इन दोनों वर्गों की बात की गई है, किस तरह से सामाजिक क्रांति में अमीरों का नुकसान हो सकता है लेकिन गरीब ऊपर की ओर उठते हैं। तो हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, तो यहाँ छोटे पौधे किसका प्रतीक है? अब आप एक बात और समझ लो कि बड़े पेड़ घबराते हैं आंधी तूफानों में, बिजलियों में, छोटे का क्या बिगड़ेगा? छोटा घास का पौधा मुड़ जाता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो तो ऊपर की ओर उठेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये छोटे पौधे किसका प्रतीक है? कमजोर वर्ग के। अब देखो, छोटे पादप के नहीं हो सकते क्योंकि प्रतीकात्मकता दी हुई है, तो पौधा थोड़ी है ये। फिर यहाँ दिया है पूंजीपति के। पूंजीपति तो बड़े पौधे हैं, बड़े पेड़ है वो तो। और जनवादी क्रांति के भी नहीं हो सकते। निश्चय ही किसके प्रतीक है? दलित शोषित वर्ग के प्रतीक है छोटे पौधे। तो सही आंसर होगा दलित शोषित वर्ग। फिर हम बढ़ते हैं आगे। लेखिका के भ्रमण की एकांत साथिन किसे कहा गया है? तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्नों में परीक्षा में हमेशा ये लगा हुआ भी आ जाता है कि भक्तिन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग भी अपने आप को बिजी रखें, कॉपी अपने पास रखें और आंसर लिखते रहे कुछ ना कुछ, जो भी पूछा जाए। जरूरी नहीं कि जवाब दिया ही जाए, खुद को तो जवाब दे ही सकते हो। तो ये भक्तिन पाठ जो है इसकी विधा क्या है? मैं आपसे एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें से पूछ रहा हूं। पेपर में कुछ ना कुछ इनमें से ऐसा का ऐसा जब छपेगा तो फिर बाद में पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता। तो भक्तिन पाठ की विधा क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। क्या है विधा? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। संस्मरणात्मक रेखा चित्र इस पाठ की विधा है। भक्तिन किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। तो ये दो प्रश्न यहाँ के हो गए। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। उनके भ्रमण की एकांत साथिन किसे कहा गया है? आपको पता है कि भक्तिन जो है वह किसी एक महिला
कैरेक्टर का नाम है और उसी को केंद्र में रख करके पाठ लिखा गया है। इसलिए कौन थी उसकी एकांत साथी भक्तिन, क्योंकि हिरनी कुत्ता और गोधूली बिल्ली तो नहीं हो सकती, ये इनके यहाँ पाले जाने वाले पशु थे, तो उत्तर होगा भक्तिन। आपके समझ में आना चाहिए, एक एक बात को कंफर्म कर लेना, अब कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट की ओर, बड़ा जोरदार प्रश्न है। सबसे पहले कोई भी प्रश्न आता है आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि ये प्रश्न कौन से पार्ट से है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार तो आपको उत्तर नहीं भी आ रहा हो ना, तब भी आप रिजेक्ट मेथड के द्वारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर निश्चय कर सकते हो। इसमें आ रहा है शिरीष के फूल, शिरीष के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फूलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालते हैं। जब तक मतलब पुराने फूल पत्ते उनको जब तक धकिया कर बाहर नहीं कर देते तब तक वो जमे रहते, ऐसा आया है, आप समझ गए होंगे। शिरीष के फूल पाठ किसने लिखा है? इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत बड़े आलोचक है ना। और इन्होंने जो पाठ लिखा है शिरीष के फूल, इसमें शिरीष के फूलों के माध्यम से हमारी सकारात्मक सोच की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? ये उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो काफी उम्र के हो जाते हैं लेकिन नए लोगों को चांस नहीं देते, जबरदस्ती जमे रहते हैं, है ना। वैसे ये शिरीष के पुराने फूल या फल होना चाहिए, ये जो पुराने फल है ना, ये इतने अधिकार के साथ जमे रहते हैं, खड़खड़ाते रहते हैं। जब पूरी वनस्थली भ्रमरित हो जाती है पुष्प पत्रों से, सारे फूल और पत्ते नीचे झड़ जाते हैं, तब भी उनके फल जमे रहते हैं। किनकी तरह? नेताओं की तरह। आपका ध्यान खड़ से उस पर जाएगा, राजनीति पर। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ऐसे लोग साहित्य में भी होते हैं, ऐसे लोग समाज में भी होते हैं और ऐसे लोग राजनीति में भी होते हैं। ज्यादा चांस है आप इसको लगाओगे, लेकिन इसमें उपयुक्त सभी आंसर होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो युवा पीढ़ी को मौका नहीं देकर और खुद अपने आप को, बहुत स्थितियां उम्र के साथ ऐसी आ जाती है कि कुछ कर नहीं पाते फिर भी जमे रहते हैं। इस पर यहाँ मुख्य रूप से तो राजनेताओं पर व्यंग्य किया है, पर इसमें तीनों ही उत्तर सही है, तो प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी। फिर बात करते हैं आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? बताओ। पहला उत्तर तो आपका ये होना चाहिए कि ये पंक्तियां जो है ये कहां से ली गई है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के पिता। ये इतनी बातें हो गई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाला जो पाठ था ये एक भाषण है ना। जाति पाति तोड़क मंडल अधिवेशन के भाषण का एक अंश है। वह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था, वह अधिवेशन स्थगित हो गया था, इसलिए ये भाषण पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए पाठ के रूप में यहाँ पर ये आ गया। जाति भेद का उच्छेद शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसी भी कार्य में आपका परफेक्शन कब हो सकता है? जब, तो देखो परंपराओं को तो नहीं मान सकता, और मनुष्य की रुचि बिल्कुल जरूरी है, सामाजिक स्तर कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर श्रम विभाजन क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार के कार्य के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है, और पर यह अलग बात है कि इस पाठ में श्रम विभाजन जातिगत आधार पर किया है, लेकिन उस पाठ की पंक्ति के आधार पर आएगा कि श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, तो निश्चय 100% आपका उत्तर होना चाहिए श्रम विभाजन को। ये आपका छठा प्रश्न समाप्त होता है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? आपको ये प्रश्न बहुत इजी लग रहा होगा, नहीं लग रहा हो तब भी देखते हैं। देखो देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि तो है ही सही, ये तो आ ही नहीं सकता। कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? ये बड़ी समस्या है। जल्दीबाजी में हम कहेंगे देवनागरी लिपि, अरे लगाओ हिंदी, और क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही नहीं कि नहीं लिखी जाती। लिखी जाती है नहीं लिखी जाती, तो हिंदी तो लिखी जाती है, इसका मतलब हिंदी तो हो ही नहीं सकता। देवनागरी लिपि में मराठी भी लिखी जाती है और नेपाली भी लिखी जाती है। अब आप कैसे पता लगाओगे ये नहीं लिखी जाती? क्योंकि पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी।
पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए हिंदी, मराठी और नेपाली ये नहीं होगा, क्योंकि हिंदी, मराठी और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आगे आपके समझ में कि पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए पंजाबी की लिपि देवनागरी लिपि नहीं है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। बिना समय खराब किए एक एक बात को ढंग से समझना। अंग्रेजी की हर पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान हमें भी नहीं होता, और ये निश्चय ही आप समझ के मानो कि बहुत सारी चीजें आप रिजेक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ दिया हुआ है डिलिमिटेशन, है ना, डिलिमिटेशन। अब आप एक बार बताओ कि लिमिटेशन सीमित तो लिमिट होती है, ये नहीं हो सकता। एक मत भी नहीं हो सकता, है ना, एक राय बनना डिलिमिटेशन में कैसे आ जाएगा। प्रतिनिधि मंडल भी नहीं हो सकता। क्या आंसर होगा? ये वैसे रटी हुई बातें होती है इसमें, लेकिन लिमिटेशन और डी आगे लग गया इसमें, डी उपसर्ग है इसमें अंग्रेजी का, यहाँ परिसीमन होगा, है ना। डिलिमिटेशन का अर्थ होगा परिसीमन। एक एक बात को ढंग से देख लो, हो सकता है यही परीक्षा में आ जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, है ना। और देखो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, चाहे आप कितना भी शॉर्टकट ढूंढो, लेकिन शॉर्टकट आपको सक्सेस दे सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं दे सकते जो आप चाहते हो। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यमों की विशेषता है। अब मुद्रित माध्यमों की विशेषता है तो चलो संचार के कौन कौन से माध्यम है। सबसे एक प्रश्न और आपके लिए बनता है, फिर यहां भी उपयुक्त सभी आ जाए। एक तो होता है प्रिंट मीडिया। कौन सा मीडिया? प्रिंट मीडिया। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीसरा होता है न्यू मीडिया, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। आप लोग जानते हो प्रिंट मीडिया में अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविजन आते हैं। न्यू मीडिया में इंटरनेट आता है। ये सब बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि प्रश्न यहां से भी बन सकता है। और आपसे कोई पूछे कि जनसंचार के साधन इनमें से कौन कौन से हैं या फिर उपयुक्त सभी, तो ये सभी जो है ये जनसंचार के लिए प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं। तो लेकिन चूंकि यहाँ बात केवल किसकी की जा रही है? बात की जा रही है केवल और केवल प्रिंट मीडिया की। मुद्रित माध्यम, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट, इसको ऐसे भी लिख देते हैं हिंदी में, प्रिंट, प्रिंट मीडिया। मुद्रित माध्यम की विशेषता स्थायित्व होती है। स्थायित्व होता है क्योंकि प्रिंट हुई चीज जो है उसको आप कभी भी पढ़ सकते हो, परमानेंट होते हैं। लिखित भाषा का विस्तार होता है। विचार, चिंतन और विश्लेषण का माध्यम भी है, लिखा हुआ रहेगा, आप कभी भी विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, पूरा संश्लेषण, विश्लेषण चाहे जो कर सकते हो। इसका मतलब मुद्रित माध्यमों की ये तीनों ही विशेषताएं सही है, तो द ऑप्शन आएगा। एक बात का और ध्यान रखना, कई बच्चे इस द वाले को सरकारी ऑप्शन मान लेते हैं, हर में लगाने की कोशिश करते हैं बिना सोचे समझे। ये आवश्यक भी नहीं है कि यही आए, लेकिन यहाँ पर तो यही आ रहा है, हम पहले पूरा पढ़े, वरना आप सोचोगे मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं, हाँ स्थायित्व होता है, लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। फिर बात करते हैं, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? क्या अंडरलाइन कर लो पहले आप। जब कोई भी चीज को अगर पेपर में कुछ और चीजें नहीं लिखने को होती है तो अंडरलाइन तो कर सकते हो, उसका कोई मनाही नहीं है। इंटरनेट का कौन सा दौर दूसरा और कब, दो चीजें हैं जो हाईलाइट करने की है। पहला दौर इंटरनेट का 1993 में हुआ था, तो ये दूसरा अगर ध्यान नहीं रखा तो आप ये भी कर सकते हो। पहला दौर 1993, भारत की बात है, ये भी ध्यान में रखना, विदेशों की बात नहीं है। तो इंटरनेट का दूसरा दौर जो शुरू हुआ था 2003 में शुरू हुआ था, तो राइट आंसर होगा स 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को किस कारण ऐसा लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं? अब यहां पहले तो ये बताओ कि ये कौन से पार्ट की पंक्तियां हैं, कौन से पार्ट की पंक्ति है, कौन सा पार्ट है आपके वितान में? पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग, दूसरा है जूझ। क्या ये जूझ की पंक्तियां नहीं है? ये जूझ की पंक्तियां है। आनंद यादव ने जो संस्मरण लिखा है अपने जीवन के बारे में जो लिखा है,
लेखक को ऐसा लगने लगा था, आपको पता है रोते धोते पाठशाला शुरू हो गई थी और फिर उसने क्या किया, कक्षा का मॉनिटर बनाने के कारण ऐसा लगा था क्या, तो लेखक को कक्षा का मॉनिटर तो बनाया ही नहीं गया। बसंत पाटिल की दोस्ती के कारण इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको मेथड बता रहा हूं, पाठशाला समारोह में उसकी कविता गवाने के कारण, क्या ऐसा, क्या पढ़ाई में अच्छा होने के कारण, ये दो चीजें नहीं है। अब दो चीजें बची, तो बसंत पाटिल की दोस्ती के कारण पंख नहीं निकले। अब उसका आत्मविश्वास और उत्साह जरूर बढ़ा था, लेकिन जब उसकी कविताओं को बड़े लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया तो लेखक को ऐसा लगने लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। तो उत्तर होगा सर, पाठशाला समारोह में उसकी कविता गवाने के कारण उसको ऐसा लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ ये अंतिम प्रश्न होगा। ऑब्जेक्टिव के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। इसमें है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है काली चूड़ियां नहीं हो सकती। काली चूड़ियां इसलिए नहीं है, काली चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ है। दूसरा मोहनपुरा, ये तो वैसे ही अजीब सा लग रहा है, कृष्ण का गांव नहीं हो सकता, मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होगा मुर्दों का टीला, है ना, क्योंकि केवल यहाँ आपका ध्यान जा सकता है, लेकिन काली चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो इस तरह से बच्चों ये आपके प्रश्न हो जाते हैं, कौन से, ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है किन प्रश्नों की, इसके बाद बात आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में आपको भरना है एक एक नंबर के 6 प्रश्न हैं। इन एक एक नंबर के 6 प्रश्नों को आप एक एक करके उठाओगे। अब देखो भाषा, ये प्रश्न जो है इसको थोड़ा सा ढंग से समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकली हल्का सा मिस हो रहा है। भाषा की मुख्यतः इकाई होती है ना, तो भाषा की मुख्य इकाई, अगर लिखित भाषा की मुख्य इकाई, अगर प्रारंभ जहां से करते हैं लघुत्तम इकाई की बात करें, तो मुख्य इकाई जो है या तो इसको वर्ण के आधार पर ले सकते हैं, या तो वर्ण हो सकती है, और अगर मौखिक भाषा की आएगी तो फिर ध्वनि भी हो सकती है। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर भाषा लिखित या मौखिक आ जाती है तो फिर लिखित अगर भाषा है तो उसकी लघुत्तम इकाई, लेकिन यह मुख्य इकाई दिया हुआ है, या फिर वो ये पूछता है कि मुख्यतः कितनी इकाइयां होती है, तो फिर वहां पर भी अगर बात करें तो स्वर और व्यंजन अगर वर्ण के 2 पार्ट होते हैं तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को इस तरह से, मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है। इसमें अगर आपसे, जैसे मैंने 3 तरह से बताया, बिना पूरी तरह से समझाए आपको कोई भी उत्तर नहीं मानेगा एग्जाम में, इसलिए आप इसकी चिंता न करें। आगे है नगरीय के लिए सही अंग्रेजी शब्द है नगरीय, है ना, एक तो होता है रूरल और एक अर्बन, तो नगरीय के लिए होगा अर्बन, URBAN। अर्बन जो शब्द है वह नगरीय शब्द का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। फिर बात करते हैं वाच्यार्थ मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। देखो कितना बढ़िया नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन नॉर्मल सा होते हुए भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। वाच्यार्थ मुख्यार्थ दोनों एक ही होते हैं, इसको आप और भी नाम दे सकते हो, क्या, इसको आप सरलार्थ भी कह सकते हो, सरलार्थ भी कह सकते हो, इसको आप अभिधेयार्थ भी कह सकते हो। एक ही के कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए, वाच्यार्थ मुख्यार्थ सरलार्थ अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति। अभिधेयार्थ से वैसे ही समझ में आ जाता है कौन सी शब्द शक्ति है। अभिधा, कितनी शब्द शक्तियां होती है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना, तो ये अभिधा शब्द शक्ति में सरलार्थ प्रकट होता है, लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ में बाधा आने पर अन्य अर्थ प्रकट हो जाता है, जबकि व्यंजना में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। इस पेपर के साथ साथ में जो
अन्य बातें जो बता रहा हूं इनको एक बार सुनना न भूलें। आपके पास जो टाइम है ये पर्याप्त है, क्योंकि पेपर के बीच में जो टाइम बचता है उसमें आप एक ही एक विषय को लगातार पढ़ते हो और आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो। इन दिनों में आप वो सब कुछ कर सकते हो जो अब तक नहीं किया। कहां से कहां तक पहुंच सकते हो आप सोच भी नहीं सकते अगर आपने ध्यान दिया तो। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपने यहां तक इसमें तीसरा प्रश्न पढ़ लिया है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में है लाल पगड़ी जा रही है। अब आप मुझे बताओ क्या लाल पगड़ी भी जाती है क्या? तो यहां पर लाल पगड़ी का मतलब लाल पगड़ी न होकर के क्या होगा? लाल पगड़ी वाली या लाल पगड़ी वाला कौन? उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में पुलिस वाले लाल पगड़ी बांधते थे। तो यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा आने से अन्य अर्थ जा रहा है, तो इसमें शब्द शक्ति होगी लक्षणा। दूसरा अर्थ आ रहा है मुख्यार्थ से अभिधेयार्थ से अलग अर्थ आ रहा है, तो लक्षणा शब्द शक्ति यहां पर इसमें होगी। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। हे पशुपाल कहाँ सजनी जमुना तट धेनु चराई गयोरी। गयोरी अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा गयोरी, है ना। हे पशुपाल कहाँ सजनी जमुना तट धेनु चराई गयोरी। देखो यहाँ ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में नहीं आती, लेकिन जो ऑथेंटिक लाइनें होती है वो अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, अच्छी पंक्तियां हैं। तो भगवान कृष्ण और शिव शंकर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर राधा जी पूछती है किससे? पार्वती जी से कि हे पशुपाल कहाँ सजनी। पार्वती जी से पूछती है कि वो पशुपाल कहाँ गया। अब पशुपति कौन है? शिव। तो यहाँ पर पशुपति किसके लिए कहा गया? शिव के लिए। लेकिन उन पंक्तियों को कोई वापस टोंट में बोल दे वापस, मतलब वक्रोक्ति एक शब्द होता है कि वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी उक्तियां, कोई कहे तो क्या और कोई उसका अन्य अर्थ लगा करके और उसी के ऊपर वापस थोप दे। तो हे पशुपाल कहाँ सजनी, तो यहाँ राधा जी पूछती है पार्वती से कि वो पशुपाल कहाँ गए, वो पशुपति शिव कहाँ गए। तो पार्वती जी कह रही है कि जमुना तट धेनु चराए गयोरी। वो कृष्ण के लिए कह देती है राधा से कि यमुना तट पे गाय चराने गया होगा। यहाँ पर यही बात वापस उनकी व्यंग्यात्मक बातों को इनके ऊपर डालती जाती है। ये वक्रोक्ति है, टोंट है, ये टेढ़ी मेढ़ी उक्तियां है। फिर बढ़ते हैं आगे। ये सरस ओस की बूंदे है या मंजुल मोती। इन पंक्तियों में देखो ये सरस की ओस की बूंदे हैं, या शब्द लगा दिया, या केंदो किदो, या तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह और भ्रांतिमान में बहुत गलतियां होने की संभावना होती है। भ्रांतिमान में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता और संदेह में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर निश्चय ही संदेह अलंकार होगा। अब अलंकार वगैरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। अब ये समय वह नहीं है जब आप पढ़ोगे, ये समय वह है जिसमें आपको आपकी छोटी छोटी चीजों को ढंग से तराशना है, समझना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो यहां से अब तक आपके एक एक नंबर के चल रहे हैं, अभी पार्टी चल रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आपका जो लास्ट पार्ट है उसको बिल्कुल मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, लेकिन लिखा हुआ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निबंध को आप कितना भी पढ़ लो, आप पत्रों को कितना भी पढ़ लो, मैं एक बार आपको उस टेक्निक से एक ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगा, निश्चय आपके समझ में आएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। लेकिन ये वाले पूरे करेंगे पहले पार्ट। पहला, अब इसके अंदर देखो, इसमें तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह है अपठित। अपठित का मतलब नहीं पढ़ा हुआ नहीं है, जो आपके सिलेबस से बाहर है, जो आपके सिलेबस की किताबों में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इसमें तो हर बच्चे के लिए नया हुआ है, तो आपके लिए थोड़ी नया है। ये बाई चांस किसी बच्चे के पहले कहीं ना कहीं आ गया हो पढ़ने में, तो वो अलग बात है। तो आराम से पढ़िए आप इसको और अच्छे से उत्तर दीजिए। बड़ा उत्तर नहीं देना है ज्यादा। 1 नंबर का प्रश्न है, 10-20 शब्दों में आपको उत्तर देना है, 2-2.5 लाइनें ज्यादा से ज्यादा लिखनी है। तो
तुलसी हमारे जातीय जन जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये पाठ तुलसी पर निर्भर है, मतलब तुलसी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उनकी कविता की आधारशिला जनता की एकता है। वह लोगों की एकता में विश्वास करते थे। मिथिला से लेकर अवध तक, मिथिला भगवान सीता जी की नगरी है ना, वहां से लगाकर अवध तक और ब्रज तक 400 साल से तुलसी की, अवध और ब्रज दोनों जगह, अयोध्या और मथुरा वृंदावन, वहां तक 400 साल से तुलसी की सरस वाणी नगरों और गांवों में गूंजती है। ये लाइनें इसलिए कंटिन्यू आपको पढ़ना है, क्योंकि एक बार स्क्रीन में ये पूरी बातें आएगी नहीं। बातों को ध्यान में रखना है, जो चीजें विशेष लगे जैसे 400 साल, मथुरा और अवध और ब्रज, इन बातों को ध्यान में रखो, हो सकता है वो आपके उत्तर के लिए सहायक हो जाए। साम्राज्यवादी, सामंती अवशेष और बड़े पूंजीपतियों के शोषण से हिंदी भाषी जनता को मुक्त करके उसकी जातीय संस्कृति को विकसित करना है, यह उनका मकसद था। किनका? तुलसी का। देखो पिछली पंक्तियों को एक बार और ध्यान में रख लो, है ना, कि ये 100 साल से तुलसी की सरसवाणी नगरों और गांवों में गूंजती है। और फिर उनका मकसद क्या था कि ये साम्राज्यवादी, सामंती अवशेष और बड़े पूंजीपतियों के शोषण से हिंदी भाषी जनता को मुक्त करके उसकी जातीय संस्कृति को विकसित करना, ये उनका लक्ष्य था। हमारे जातीय संगठन के मार्ग में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, भेदभाव, नारी के प्रति सामंती शासक का रुख, नारियों के प्रति नकारात्मक रुख आदि अनेक बाधाएं हैं। कंटिन्यू, यह अंतिम है। तुलसी का साहित्य हमें इससे संघर्ष करना सिखाता है। किससे? ये सामंती विसंगतियों से, नारी के प्रति इस तरह के रुख से, अलगाव से, है ना, कई चीजें इसमें है। आप वापस पलट करके देख सकते हो, आपका पेपर आराम से, आप एक एक चीज को बार बार ध्यान से समझ सकते हो। तुलसी का मूल संदेश है मानव प्रेम। तो यहां बात आती है कि तुलसी के काव्य का मूल संदेश क्या है? मानव प्रेम। मानव प्रेम को सक्रिय रूप देना, सहानुभूति को व्यवहार में परिणत करके जनता के मुक्ति संघर्ष में योग देना हमारा कर्तव्य है। एक किसी भी साहित्यकार का कर्तव्य है। समाज को, अगर बुराइयों में जकड़ा हुआ कोई समाज है तो उन बुराइयों से मुक्ति दिलाना, समाज को संकटों से निकालना। अब देखो इसमें से प्रश्न बन रहे हैं, फिर भी आप लोग बदल के देख सकते हो। ये लिखा हुआ भी इसलिए रखा है क्योंकि एक एक बात वापस हम वहां देखते तो टाइम आपका भी बेकार नहीं होना चाहिए, बातें पूरी समझ में आएगी। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इतना तो आपको पता है इसे कि तुलसी पर केंद्रित है, तो तुलसी और उनका साहित्य, है ना। आप चाहते तो इसका जरूरी नहीं कि यही शीर्षक हो, तुलसी और हमारा समाज भी तो हो सकता है, क्योंकि तुलसी साहित्य और समाज ये भी हो सकता है ना। तुलसी साहित्य से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? तो तुलसी साहित्य क्या क्या आपको शिक्षा देता है? देखो तुलसी का जो साहित्य है उसमें मानव प्रेम, जन जागरण की शिक्षा लेनी चाहिए, दिया हुआ है उन पंक्तियों में। आप स्वयं देख सकते हो, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन पंक्तियों से बाहर हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, तुलसी का साहित्य हमें किससे संघर्ष करना सिखाता है? किससे संघर्ष करना? आइए उसमें बातें, सांप्रदायिकता से, ऊंच नीच के भेदभाव से और नारी के प्रति दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण कैसा? नकारात्मक दृष्टिकोण, इससे संघर्ष करके और नारी के प्रति सकारात्मक सोच की शिक्षा देता है तुलसी का साहित्य। तुलसी का मूल संदेश क्या है? क्लियर, पूरी लाइन वैसी की वैसी है। तुलसी का मूल संदेश है मानव प्रेम। तुलसी ने मानव प्रेम का संदेश यहां पर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे जातीय संगठन के मार्ग में क्या बाधाएं हैं? तो क्या क्या बाधाएं हैं? यहां इसमें बाधाएं दी हुई है। हमारे जातीय संगठन के मार्ग में, है ना, सांप्रदायिकता, ये इसमें क्या, यह गलत आ गया, मार्ग में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच के भेदभाव, नारी के प्रति सामंती रुख इत्यादि अनेक बाधाएं हैं।
सांप्रदायिकता, संप्रदायों के बीच में कट्टरपंथी विचारधारा का होना, ये संगठन के मार्ग में बाधा है। आप जानते हो कि सांप्रदायिकता रहेगी तो संगठन कैसे बनेगा? ऊंच नीच के भेदभाव रहेंगे तो बीच में दरारें आ जाएगी, दीवारें आ जाएगी, संगठन नहीं रहेगा। और नारी के प्रति यदि सामंती रुख रखोगे तो नारी वर्ग भी आपके विपक्ष में खड़ा हो जाएगा, दूरियां बढ़ेगी, एकता की तो संभावना ही नहीं है। आगे बात करते हैं, तुलसी की वाणी कब से और कहां गूंजती आ रही है? तो तुलसी की वाणी 400 साल से, मैंने आपको लाइन टिक करवाई थी, ये पढ़े हुए नहीं होते, उसी समय पढ़ करके उत्तर देना होता है। तुलसी की वाणी 400 सालों से नगर व गांवों में गूंजती आ रही है। और कहां से कहां तक ये भी आपको बताया है, अवध, ब्रज, मिथिला से अवध और ब्रज तक। लेकिन उसकी जो लाइनें थी बाद वाली कि नगरों से लगाकर गांवों तक उनकी वाणी गूंजती आ रही है। फिर इसका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अभी चौथा ही प्रश्न चल रहा है, इसमें क्या है, इसमें सब क्वेश्चंस ज्यादा थे लेकिन छोटे छोटे 1 नंबर के हैं, एक भी नंबर इनमें से न कटे तो आप निश्चय 90 प्लस की स्थिति में आओगे। और अगर इनको ही अगर गलत कर दिया तो फिर समस्याएं बढ़ जाती है। अब निम्नलिखित अपठित, वापस पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अवसर है स्वर्णिम सुयुग है, खो न इसे नादानी में, रंगरेलियों में, छेड़छाड़ में, मस्ती में, मनमानी में। तरुण, तरुण युवा के ऊपर है पाठ ये। विश्व की बाग डोर ले तू अपने कठोर कर में, हे युवा तेरा कर जो है, तेरे हाथ जो है वो कठोर है, इस पूरे विश्व की बागडोर, इसका प्रतिनिधित्व तू कर सकता है। और इसलिए ये अवसर जो तुम्हें मिला है ना, ये स्वर्णिम अवसर है ना, इसको नादानी में, नासमझी में मत खो, हर शब्द का अर्थ निकाल लो। और रंगरेलियों में, छेड़छाड़ में, मस्ती में, अनर्गल समय बेकार मत करो। स्थापित कर रे मानवता बर्बर नृशंस के उर में। जो बर्बर है, जो अत्याचारी है, जो आतताई है और जो निर्दयी है, निर्दयी ज्यादा अच्छा बैठता है, नृशंस और बर्बर लोगों के हृदय में भी मानवता की स्थापना तुझे करनी है। किसे करनी है? तरुण को, युवा को। फिर है, दम्भी को कर ध्वस्त धरा पर, जो अहंकारी व्यक्ति है जैसे रावण था, उस दम्भी को इस धरा पर ध्वस्त कर दे, मिटा करके बिल्कुल सफाया कर दे। अस्त्र तस्त्र पाखंडों को, और जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िवादी चीजें हैं जिनसे समाज को नुकसान होता है, उनको अस्त व्यस्त कर दे, पूरी तरह से समाप्त कर दे। और करुणा शांति, देखो ये बातें याद रखो, करुणा शांति स्नेह सुख भर दे, बाहर में घर आंगन में, बाहर में भी और घर आंगन में भी। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला ये पाठ है, क्योंकि भारत की पुरानी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। यौवन की ज्वाला वाले दे अभय दान पद दलितों को, जो नीचे की ओर गिरे हुए हैं, जो पद दलित हैं, जो कमजोर शोषित वर्ग हैं, उनको तुम अभय दान दो, उन पर अपना हाथ रख दो, आशीष रख दो। और अपना जो सहयोग है वो उन लोगों को समर्पित कर दो, है ना। तुम यौवन की ज्वाला वाले हो, यौवन जवानी, जवानी का जोश तुम्हारे अंदर है, उसका सदुपयोग कर लो। और तेरे चरण शरण में आहत जग आश्वासन श्वास गए, और तेरी चरणों में, तेरे चरणों में और तेरी शरण में, है ना। आहत मतलब दुखी, अरे संसार जो चाहता है ना वो तेरे चरण शरण में आकर के उसे श्वास मिलती है। गहना यानी प्राप्त करना, प्राप्त करते हैं। तो आप इतना समझ करके, ये तो इसमें से आपने देख लिया होगा, बातें युवा की चल रही है तो युवा ही उत्तर होगा। पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पद्यांश का उचित शीर्षक तरुण हो सकता है। हो सकता है क्यों लिखा भाई? युवा भी हो सकता है, युवाओं की शक्ति भी हो सकती है, और भी ये कहीं पर भी पद्यांश का शीर्षक फैक्ट जरूरी नहीं है। उसके आसपास के शीर्षक भी आपने लिखे, अगर एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये भी लगभग ठीक बैठता है तो उसमें भी पूरे नंबर मिलते हैं। यह अवसर है स्वर्णिम सुयुग है,
कवि ने किस अवसर को स्वर्णिम सुयुग कहा है? किस अवसर को? ईश्वर ने जो तुम्हें जीवन दिया है, यह किस लिए? कर्म के प्रति सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। ये आपको बना के करना पड़ेगा, क्योंकि ये गद्य नहीं है, पद्य है, तो इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको बनाने हैं। विश्व की बागडोर किसके हाथों में शोभा पाती है? तो पहला उत्तर किसके हाथों में और क्यों? किसके हाथों में? युवाओं के हाथों में शोभा पाती है। और क्यों? क्योंकि युवाओं में शक्ति होती है, ये निश्चय है। और भारत युवाओं का देश है मित्रों। सबसे ज्यादा युवा अगर विश्व में किसी देश में है तो भारत में, इसीलिए ये बात कही गई है। बाहर में अपने घर में क्या भरने के लिए कहा गया है? क्या भरने के लिए? क्लियरली लिखा हुआ है, करुणा शांति स्नेह सुख भर दे बाहर में अपने घर में। तो ये आ गया उत्तर, करुणा शांति स्नेह और सुख, ये सब भरने के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दे अभय दान पद दलितों को। बात आई थी ना, जो नीचे की ओर गिरे हुए, जो शोषित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उनको तुम सहारा दो। आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का आशय है, हे युवा, पिछड़े व कमजोर वर्ग को तुम्हें ही सहारा देना है। ये इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। तरुण को अपना समय किसमें नहीं खोना चाहिए? ऊपर ही ऊपर लाइनें आई थी, ये अवसर है, स्वर्णिम सुयुग है, खो नहीं से नादानी में, है ना। तो तरुण को अपना समय रंगरेलियों में, छेड़छाड़ में, मस्ती में और मनमानी में बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। इस तरह से ये इसका छठा प्रश्न था। ये छठा प्रश्न होने के बाद मित्रों हम पार्ट वाइज आपके सामने इसलिए भी पहुंचा रहे हैं, आप एक एक बात को ढंग से सोच लो, समझ लो, काफी लंबा वीडियो हो जाता है। तो आज अभी इस वीडियो में केवल खंड अ हम लोगों ने किया है, खंड ब का भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे अंदाज में। जरूरी नहीं है इसमें जो हमने लिख दिया वही, उसके अलावा भी उसको 360 डिग्री एंगल से पूरा का पूरा एनालिसिस करके पार्ट कौन सा है, पंक्तियां किस कवि की है, कौन सा भाव है, क्या शिल्प है, ये सब कुछ क्लियर करके और आगे की ओर बढ़ेंगे। मित्रों ब पार्ट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स का जो पेपर हुआ है, निशांस टेस्ट सीरीज से काफी प्रश्न उस पेपर में मिले हैं, और उस पेपर में बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर इस टेस्ट सीरीज से मिला है। जो बच्चे बहुत कमजोर थे, हर जगह हर तरह के बच्चे होते हैं, बहुत कमजोर थे, वो भी जो फिजिक्स का खौफ है उस खौफ से हट करके उन्होंने अच्छे से अच्छा पेपर किया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लगभग पूरा पेपर कर चुके हैं। कुछ गलतियां हो जाए, 1 2 3 नंबर कट जाए, लेकिन निश्चय ही आपको इस टेस्ट सीरीज का कोई ना कोई फायदा मिले, हम सबका यही प्रयास है। और बार बार आपसे कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट से अपने जीवन को बर्बाद करने की ओर मत बढ़िए। फिर भी जिन बच्चों को लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए, अभी भी अगर चाहो तो वक्त है। हिंदी में आप अभी भी अगर 70 की सोच रखते हो तो 90 प्लस ला सकते हो। प्रयास आपको करना है, पेपर आपको करना है। हमारे प्लेटफॉर्म का पूरा उद्देश्य ये है कि आपके सपनों को नए पंख मिले, नई गति मिले, नई ऊर्जा मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में भाग ब के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए भाग को, क्योंकि निशांस है तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद।